स्टोरी की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है कि भले ही रात के आसमान में सबसे ऊंचाई पर एक तारा चमक ना रहा हो, इसकी बजाय वो एक ऐसी जगह पर फंस गया हो जहाँ पर कोई भी उसे नहीं देख सकता, पर फिर भी वो एक तारा होता है। अगर वो चमकने की इच्छा रखता हो और अगर अभी भी उसके दिल में वो चमकती हुई आग है तो वो फिर से एक चमकता हुआ तारा बन सकता है। और अब स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाते हैं जो कि ब्लैक स्मिथ की शॉप के सामने खड़ा हुआ एक चमकती हुई तलवार को देख रहा था। वो एक नाइट की तलवार थी जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश था और वो उसको देखते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा कूल है, भले ही मैं इसे कितनी बार भी क्यों न देख लूं। पर तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे। इस लड़की का नाम जमीना है और वो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम ब्लेड है वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम सच में काफी रात से यहाँ पर खड़े हुए हो। पर ब्लेड कहता है कि मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो, ये केवल मेरे कुछ ही ब्रेक्स में से एक है जो कि मैंने लिए हैं। जमीना कहती है अच्छा ऐसा है, इसी वजह से लोगों ने तुम्हारे बारे में अजीब सी अफवाह फैलाना चालू कर दिया है, क्या तुम्हें पता है? ब्लेड पूछता है आखिर किस तरीके की अफवाह है? तो ये देख कर जमीना आसपास देखते हुए उससे कहती है क्या अभी भी तुम्हें वो अजीब सी आवाज सुनाई देती है जब भी तुम कोई स्टिक या फिर कुछ ऐसा ही उठाते हो? ब्लेड ये सुनकर उसे कोई भी जवाब नहीं देता तो जमीना कहती है कि सच में आखिर तुमने अपनी पास्ट लाइफ में किस तरीके के बेकार से काम करे थे जिसकी वजह से तुम्हें ये सजा भुगतनी पड़ रही है। साथ ही वो आगे कहती है कि आखिर ऐसा कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक क्लियर डे के अंदर भी किसी को आकर लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है, और ये सबसे बड़ी बात कि वो ब्लैक लाइटनिंग है। तुम्हें ज्यादातर समय अपनी शॉप के अंदर ही रहना चाहिए। वो कहते हैं कि जो नया विषय आया है वो इन सब चीजों के लिए और इस तरीके के स्टफ्स के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव है और वो इस तरीके से काम करता है जैसे कि वो कोई इंक्विजिटर हो, इसलिए अगर उसे कोई भी सस्पिशियस लगता है तो वो सीधे उसे जलाने के लिए लकड़ियों के ऊपर डाल देता है। ब्लेड कहता है कि अगर तुम इस तरीके की चीजें मुझे क्यों बता रही हो? जमीनी कहती है क्या मुझे तुम्हारी चिंता होती है इसलिए? तुम्हें ये बात काफी अच्छे तरीके से पता है कि ज्यादातर लोगों ने तुम्हारे ऊपर उस बिजली को गिरते हुए देखा है और सभी लोग तुम्हारे पीठ पीछे पहले ही इस सब के बारे में बातें करना चालू कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें इस तरीके से कहीं पर भी ऐसे ही खड़े नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो चर्च तुम्हें यहाँ से लेकर चली गई तो क्या होगा? ब्लेड कहता है कि कोई भी मुझे इस तरीके से अपने साथ खींच कर नहीं ले जाएगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर खड़ा होकर तलवार को देखता हूँ तो। जेमिनी कहती है अगर ऐसा ही है तो क्यों न तुम उसे खरीद लो। वो कहता है कि नहीं वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जेमिनी कहती है पर आखिर ये कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है? ये केवल ब्लैक एली का एक ब्लैक स्मिथ है तो आखिर ये कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खरीद कर दे सकती हूँ। ये सुनकर ब्लेड थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है जिसके बाद वो उसे बताता है कि 5 गोल्ड कॉइन्स। ये जानकर वो भी हैरान होते हुए कहती है क्या ये किस तरीके की बकवास है? 5 गोल्ड कॉइन्स? आखिर ये किस तरीके का बेकार सा मेटल का जंक है? इतने सारे पैसे से तो मैं बहुत कुछ खरीद सकती हूँ। ब्लेड कहता है कि हाँ मुझे पता है, अगर इतना पैसा तुम्हारे पास हो तो तुम्हें साल भर काम करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर ये सुनकर वो ब्लैक स्मिथ काफी ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इसको बेवकूफ मेटल किसने कहा? वो गुस्से में उन लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि बैक एली के बच्चों के लिए हो, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। पर जमीना उससे कहती है यहाँ पे ऐसा कौन होगा, केवल स्लम के लोग ही तो इसको देखेंगे और खरीदेंगे, तो क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है बूढ़े आदमी? पर सुनकर उस ब्लैक स्मिथ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से के साथ कहता है कि छोटे से बच्चे तुम्हारे अंदर जरा से मैनर्स नहीं है। पर वो कहती है कि अगर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, वो भी केवल एक ऐसी तलवार बनाने के लिए जो केवल नाइट से इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या तुम्हारा समय करीब आ गया है या फिर कुछ ऐसा ही? ब्लैक स्मिथ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ इसी वजह से, क्योंकि इस धरती पर मेरा समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो क्यों न अब तुम खुद की दुकान के अंदर वापस जाओ और वहाँ पर जाकर बर्तन धो। पर देख कर जमीना को गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि आखिर तुमने मुझसे क्या कहा? मैं एक बढ़ती हुई लेडी हूँ। पर ब्लेड उसे खींचते हुए ले जाने लग जाता है और साथ ही उससे कहता है कि तुम्हें इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और वो उस ब्लैक स्मिथ से कहता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पर जमीना गुस्से के साथ कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया। पर ब्लैक स्मिथ काफी ज्यादा गुस्से के साथ उससे कहता है कि तुम बकवास करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। वो जमीना को जाता हुआ देख कर कहता है कि सच में इसके अंदर काफी ज्यादा जहर भरा हुआ है, पर मैंने उसे पहले काफी ज्यादा खाना दिया था, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेगी। पर तभी उसका ध्यान नीचे की तरफ जाता है जहाँ पर ब्लेड खड़ा हुआ था, वहाँ पर काफी ज्यादा गहरे निशान बन गए थे, जिनको देखते हुए वो कहता है कि लगता है कि वो यहाँ पर काफी लंबे समय से खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर धूल में गहरा गड्ढा हो गया है। पर इसकी वजह से वो थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि उसे इस तरीके से यहाँ पर खड़े होकर इस तलवार को देखना अब बंद कर देना चाहिए। ये चीज उसी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी अगर वो ऐसी जगह पर इस तरीके के सपनों को डेवलप कर लेता है तो, क्योंकि ये चीज मैं काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि एक स्लम का बच्चा कभी भी स्लम से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए मैं केवल एक ऐसे इंसान को ही ये तलवार बेचूंगा जो कि यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएगा। मैं यहाँ पर अपने आखिरी काम को इस तरीके से सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो एक ऐसी जगह पर भी काफी ज्यादा तेज रोशनी के साथ चमकते हैं। जिसके बाद हमें जगह के बारे में बताया जाता है
है कि सेंटर नॉर्थर्न इकोनॉमी है। इसके अलावा जो लाइट हाउस नॉर्थर्न रीजन के अंदर बना हुआ है वो वर्जन फैमिली का शुक्रिया कि उसकी वजह से यहाँ पर पावर आती है। और हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है कि सोरार है एक ऐसा स्लम जहाँ पर सारी चीजों को फेंकने के बाद वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। जिसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग पीने और लड़कियों में लगे हुए थे। तभी ऊपर से एक आदमी चिल्लाते हुए एक लड़की को खींचते हुए लेकर आ जाता है और वो उससे कहता है और वो उसे गाली देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे यहाँ पर मुझे स्कैम करने की कोशिश भी कैसे हुई। पर वो औरत चिल्लाते हुए कहती है पर आखिर मैंने तुम्हें किस तरीके से स्कैम करने की कोशिश करी है। वो आदमी कहता है कि मैं एज मर्सनरी 20 सालों से काम कर रहा हूँ तो आखिर तुम्हारी मुझे फेक मेडिसिन सेल करने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर तभी उसके सामने ब्लेड आ जाता है जो कि उससे कहता है कि यहाँ पर कभी भी शांति नहीं रह सकती। ये देखकर वो आदमी ब्लेड से कहता है कि हे कैंडल मेकर सच में काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है, जल्दी से यहाँ पर मैडम को लेकर आओ। पर ब्लेड उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर हमारी मैडम से मिलना है तो तुम्हें अपने गोल्ड कॉइन देने होंगे न कि सिल्वर वन। पर वो आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें सोना चाहिए अगर तुम इस तरीके से बिजनेस करते हो। उसके बाद भी अगर यहाँ पर मैडम नहीं है तो जल्दी से अपनी माँ को यहाँ पर लेकर आओ। पर उसकी बात सुनकर ब्लेड को गुस्सा आने लगा था और वो आदमी उससे आगे कहता है वो कैंडल्स जो कि यहाँ पर टाइम को बताती है वो पूरे से फ्रॉड है, मैंने सही कहा ना। आखिर वो जलाने के तुरंत बाद ही पूरे से कैसे जल सकती है जब मैंने यहाँ पर कुछ किया भी नहीं। तो ये देखकर वो उससे कहता है पर आखिर तुम 5 मिनट के अंदर किस तरीके के फन को एंजॉय करना चाहते हो। देखो अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी बीवी के पास जाओ, समझे। उस आदमी को ये सुनकर गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा। ब्लेड कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा जोर से चिल्लाते हो, अगर ऐसा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या तुम्हें वहाँ पर वो घड़ी दिख रही है? चलो हम लोग कैंडल को जलाकर देखते हैं कि वो 5 मिनट तक जलती है या फिर नहीं। अगर वो 5 मिनट तक नहीं जलती तो तुम इस औरत के साथ जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। पर वो आदमी कहता है आखिर मैं तुम्हारे जैसे स्कैमर्स की बात सुनूं ही क्यों। पर वैलेट अपनी गुस्से भरी आंखों के साथ उससे कहता है मैंने कहा ना कि हम लोग करते हैं और अगर ये 5 मिनट तक जलती है तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पीटने वाला हूँ। इसकी वजह से वो आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है क्या कि इस लड़की की आंखों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूँ। ब्लेड अब माचिस को जलाकर कैंडल को यहाँ पर जलाकर रख देता है और कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन स्कैम करने की कोशिश कर रहा था। वो आदमी काफी घबराया हुआ था और ब्लेड उसके सामने कैंडल को जलाकर खड़ा हो गया था। वो औरत भी ये देख रही थी कि आखिर ये कितनी देर तक जलती है और सभी लोग भी इसी चीज के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। पर जैसे ही ब्लेड नीचे की तरफ देखता है कि कैंडल यहाँ पर जलकर राख हो चुकी है, वो आदमी पीछे की तरफ देखता है कि घड़ी में आखिर कितना समय हुआ है। पर उसे ये याद ही नहीं था कि आखिर पहले टाइम क्या था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर टाइम पहले क्या था और अब क्या हो गया। पर तभी ब्लेड अपनी लकड़ी की तलवार से उस आदमी के नाक पर एक जोरदार हिट करता है जिसकी वजह से उसकी नाक फूट जाती है और वो जाकर जमीन पर गिरने लग जाता है। और ब्लेड उसे गाली देते हुए कहता है कि पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। जिसके बाद ब्लेड उसे लात मारते हुए एक रूम के अंदर लेकर आ जाता है जहाँ पर आते ही वो नीचे गिर गया था। जिसके बाद ब्लेड ने उस गेट को बंद कर लिया था। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और ब्लेड उससे कहता है कि अब तुम्हारी यहाँ पर मौत आ चुकी है। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा घबराने लगा था और वो उसे कहता है कि रुको रुको। पर ब्लेड उसे अपनी लकड़ी की तलवार से मारना चालू कर देता है और कहता है कि वो तुम हो जो कि यहाँ पर हमारे साथ स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे। और वो यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटना चालू कर देता है और साथ ही वो कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसे एक मोटा किस तरीके का मर्सनरी हो सकता है। तुमने मुझसे क्या कहा, अपनी माँ को लेकर आओ। पर आगे से तुम्हें उन लोगों के साथ काफी ज्यादा सावधान रहना होगा जिन लोगों की कोई भी माँ नहीं है। और ये कहकर उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहा था। अब हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ब्लेड जॉर्जी से कहता है मुझे लगता है कि कोई हमारी कैंडल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, वो 5 मिनट तक नहीं जली थी। क्या तुम सुन भी रहे हो कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ? जॉर्जी, जरूर कोई हमारी कैंडल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तभी दूर से चिल्लाते हुए एक औरत आती है कि आखिर ऐसा करने की कौन की हिम्मत हुई, आखिर कौन हमारी इन प्रीशियस कैंडल्स के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ कर रहा है। ये सुनकर वो कहता है कि हम इसके बारे में पता लगाना होगा। तो वो उससे कहती कि बिल्कुल तुम्हें इसके बारे में पता लगाना होगा। पर ब्लेड कहता है पर आखिर मैं इसके बारे में पता कैसे लगाऊंगा कि आखिर ऐसा कौन ने किया है। तो वो कहती है कि असल में मैंने इसके बारे में पहले ही पता लगा लिया है। ये जानकर ब्लेड काफी ज्यादा शॉक होते हुए उसे कहता है कि आखिर ऐसा कौन है। तो वो कहती है कि वो मैं हूँ, असल में मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रैंक खेल रही थी। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये वही मैडम है और इसका नाम मरसेला है। वो कहती है कि असल में मैं उन बेवड़ों को थोड़ा सा स्कैम करने की कोशिश कर रही थी जिससे मैं और ज्यादा पैसा बना सकूं। और उसका इस तरीके से चेहरा देखकर ब्लेड यहाँ पर पूरे से सुन हो जाता है और वो सब कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद वो वहाँ से जाते हुए आगे कहता है इसका मतलब मैंने उस आदमी को बेवजह यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पीट दिया था। पर वैसे भी आखिर मैं इस सब के अलावा कर भी कह सकता हूँ, मैं तो एक छोटा सा एम्प्लॉय हूँ। पर जैसे ही वो नीचे आता है तभी एक आदमी उससे कहता है कि मुझे सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गर्व है। मैंने सुना कल तुमने क्या किया था, तुमने काफी अच्छा किया। तुम मुझे बताओगे क्या है जब मैं यहाँ से गायब था तो आखिर यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तुमने कल काफी अच्छी
अच्छी तरीके से कैंडल्स को बेचा था। क्यों, मैंने सही कहा ना, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, पर अभी हमारे पास किसी के पास भी जरा से भी पैसे नहीं है। पर ब्लेड गुस्से में उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके की ट्रिक मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहे हो। उसको ऐसा देखकर वो लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तरीके से डराना बंद करो। मैं यहाँ पर केवल तुमसे पैसे मांगने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे साथ एक फेयर ट्रेड करना चाहता हूँ। ब्लेड उससे कहता है क्या ट्रेड? वो आदमी कहता है अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो उसके बदले में मैं भी तुम्हें कुछ दूंगा। जिसके बाद वो उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं। असल में उन लोगों ने एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से पीटा था, जिसके बाल को उठाते हुए वो उससे कहते हैं क्या तुम्हें इसका चेहरा याद आया? क्यों न इसके बदले में तुम मुझे 40 सिल्वर के कॉइन्स दो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई बुरी डील है। पर ब्लेड गुस्से में उससे कहता है पर आखिर उसकी उंगली और एगलेस का क्या? ये देखकर वो कहता है हम लोगों ने उसे नहीं काटा, अगर ऐसा किया होता तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाते, हम लोगों ने केवल इसे एक हल्का सा लेसन सिखाया है, ये पूरी तरह से फ्रेश है। पर अब ब्लेड के पास कोई भी चॉइस नहीं होती क्योंकि उसे यहाँ पर अपने दोस्त को बचाना था, इसलिए वो उन्हें कॉइन्स दे देता है। ये देखकर वो कहते हैं कि मुझे पता था कि हम लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। पर ब्लेड उनसे आगे कहता है अगले बार तुम्हें ये कहीं मिलता है तो मेरे पास मत आना, तुम खुद ही इसे मार देना। ये सुनकर वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, पर वो लोग पैसा लेकर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग गुंडे हैं, कोई खूनी नहीं। पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर खुद की फैमिली के को वर्कर को यहाँ पर स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। पर वो लोग इस चीज के ऊपर जरा सा भी ध्यान न देते हुए कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि हम लोग ब्लेड के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, वो जरूर हम लोग को पैसा देगा। ब्लेड उस लड़के के ऊपर गुस्सा करता है। इस लड़के का नाम नेड है, पर ब्लेड अब ये देखकर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारी कोई हड्डी तो नहीं टूटी? वो कहता है कि नहीं। तो ये सुनकर वो उससे कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, उससे पहले कि मैं कुछ तोड़ दूं। ये सुनकर वो उसका शुक्रिया करता है और वहाँ से चला जाता है। पर ब्लेड को इसकी वजह से बुरा लग रहा था क्योंकि वो 5 गोल्ड कॉइन्स करने की कोशिश कर रहा था, जो कि उसका गोल है जिससे वो उस तलवार को ले सके, पर ऐसा लग रहा था कि उसके पास पैसे बचे ही नहीं है। जिसके बाद ब्लेड व्हेल हंटर हरविन को सब के बारे में बताता है। ये जानकर हरविन कहता है वो लड़का काफी ज्यादा लकी है कि उसकी कोई भी उंगली नहीं काटी गई, मेरी उंगली और मेरे पैर को काट दिया गया था, जिसकी वजह से आखिर में मैं एक पब्लिक लेसन बन गया था सभी लोगों के लिए कि आखिर में किसी इंसान के साथ क्या हो सकता है। साथ ही वो ब्लेड से ये भी कहता है कि असल में मुझे कैंडल्स के साथ जो हो रहा है उस सब के बारे में भी पता चला है। ब्लेड उससे कहता है तो क्या तुम्हें पहले इसके बारे में पता चल चुका है? तो वो कहता है कि सब के बारे में कई सारे रूमर्स फैले गए हैं, पर ऐसा नहीं लगता कि कोई को भी इसके ऊपर ज्यादा कोई भरोसा है। पर मैडम जो कैंडल्स बनाती हैं, मेरेला कोई ऐसे टाइप के इंसान नहीं है जो कि कुछ ऐसा कर सकती है। ब्लेड कहता है कि मैं भी तो तुमसे यही कह रहा हूँ, ऐसा लगता है कि जॉर्जी को भी इस सब के बारे में पहले से पता है, पर वो लोग इस तरीके के इंसान नहीं है जो कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर हेरविन उससे कहता है पर अगर वो लोग सच में कुछ ऐसा कर रहे हैं इसका मतलब उनके पास एक काफी ज्यादा अच्छा रीजन होगा। ब्लेड उससे पूछता है आखिर किस तरीके का रीजन? तो हेरविन उसे बताता है कि यहाँ पर 90% चांसेस है कि उन लोगों को काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है, अर्जेंट पैसे की, इसलिए ब्लेड तुम्हें काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही रीजन हो सकता है जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी ज्यादा जल्दी पैसे की जरूरत पड़ती है और वो काफी ज्यादा जल्दी पैसे को बनाने की कोशिश करता है। इसका मतलब केवल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ाई चालू होने वाली है, इसी की वजह से इतने सारे पैसे की जरूरत होगी। और केवल 100 केस कम है, केवल 5 ही बॉसेस है जो कि यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। हॉर्सेस नाइट, जॉर्जी, स्वाइन बुचर, द ब्लैक बियर, गैम्बलर्स, डाइस, व्हेल हंटर, कैप्टन वॉयर और आखिर में द मनी बग, वन आर्म्ड जैक। और जिंदगी का ये काफी ज्यादा गहरा अंधेरा है जो कि तुम्हारे तरफ धीरे धीरे करके परछाइयों में छुपा हुआ बिना किसी आवाज के बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल इसी तरह एक दिन कई सारे लोगों को लेकर वन आर्म जैक वहाँ पर आ जाता है। वो ब्लेड से कहता है कि आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ पर है? और हमें आगे बताया जाता है कि एक्सीडेंट्स बिना किसी वार्निंग के आते हैं और हादसा के होने का कोई भी नोटिस नहीं मिलता। केविन मनी बैग को अपने लोगों के साथ यहाँ पर देख कर अपने मन में कहता है यार लड़ाई के बारे में जो सोचा जा रहा था वो शायद पूरी तरह से सही हो सकता है। पर मनी बैग का एक आदमी ब्लेड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हे छोटे से बच्चे, क्या तुमने बॉस को नहीं सुना? वो पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ है? वो पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हारा बॉस कहाँ है? पर ब्लेड उसकी बातों पर भी ध्यान नहीं देता। मैं तो बस एक कैंडल सेलर हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो ये देखकर उस आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ब्लेड को गालियां देने लगा था। जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उसकी सभी कैंडल्स को तोड़ते हुए उसे कहता है कमीने, अगर तुम्हें नहीं पता कि आखिर वो कहाँ है तो जल्दी से जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आओ। पर इसकी वजह से उसकी सारी की सारी कैंडल्स केविन के सामने पूरी तरह टूट कर बेकार हो जाती हैं और जाकर जमीन पर गिर जाती है। वहाँ पर पूरे में शांति छा गई थी और सभी के सभी चुपचाप से देख रहे थे कि आखिर अब आगे क्या होगा। तो ब्लेड उसके ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी कैंडल्स के ऊपर ध्यान देता है और जाकर उसके पैरों के नीचे से अपनी सारी की सारी कैंडल्स जो कि टूट गई थी उन सभी को उठाने लग जाता है। वो कहता है कि कितनी ज्यादा एक्सपेंसिव कैंडल्स थी, मुझे ऐसा लगता है कि अब आज कोई भी कैंडल सेल नहीं होगी। पर वो लड़का गुस्से में ब्लेड से कहता है कि
छोटे से बच्चे, क्या तुम्हें जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा कि आगे यहाँ पर किस तरह की सिचुएशन है? पर केवल उसे गाली देता है, पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसने यहाँ पर क्या कहा। तो वो उसे कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ से अपने पैर हटाओ। ये देखकर उस आदमी को गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ पर वो फिर तो उसे गाली देने लगा था। बेचारे का चेहरे का रंग पूते से बदल जाता है। इसकी वजह से गुस्से में उसके चेहरे का रंग पूते से बदल जाता है। वो यहाँ पर केविन को जोरदार लात मारने के बारे में सोच रहा था, पर केविन बड़े ही आराम से उसे आता हुआ देखता है और अपनी लकड़ी की तलवार को पकड़ते हुए जैसे उसका पैर ब्लेड के काफी ज्यादा करीब आता है, पर वो उसके दूसरे पैर पर अपनी लकड़ी की तलवार से हिट करता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया था और वो जाकर नीचे गिरने लगा था। पर केविन उसके गिरने से पहले ही अपनी लकड़ी की तलवार को घुमाते हुए उसके मुंह पर एक काफी ज्यादा जोरदार स्ट्राइक लगाता है, जिसकी वजह से बेचारे की बत्ती से गिर गई थी। वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पर मनी बग को ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो चुपचाप से इसी को देख रहा था कि केविन अपनी लकड़ी की तलवार के साथ काफी आसानी के साथ उस आदमी को यहाँ पर हरा देता है। पर केविन के ऐसा करने की वजह से मनी बग के जितने भी साथी होते हैं वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उन लोगों का सामना करने की कोशिश कर रहा था। पर मनी बग उन सभी को रोक देता है और कहता है कि मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया। साथ ही वो ब्लेड से आगे कहता है कि तुम समझोगे, क्योंकि मेरे पास एक ही हाथ है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर ज्यादा कोई शोर ना हो। ये सुनकर ब्लेड उससे कहता है कि मैं वैसे भी जो कि अपाहिज होते हैं उनके ऊपर हाथ नहीं उठाता। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लग जाता है, जिसके बाद वो ब्लेड से कहता है क्यों न हम लोग बाद में एक दूसरे के साथ एक प्राइवेट मीटिंग रखें और मैं देखूंगा कि आखिर मैं कौन सा बम्प यहाँ पर फिर से लेकर जाता हूँ। लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, पर वो काफी ज्यादा आसानी के साथ मर जाते हैं। पर तभी जॉर्जी वहाँ पर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि मनी बैग, लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। उन दोनों का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और वो हंसते हुए कहता है अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम यहाँ पर आने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए मास्क तैयार कर रखवाता। मनी बैग उसे हंसते हुए कहता है कि कम ऑन, हम लोग एक दूसरे के इतने भी कोई खास करीब नहीं है। जॉर्जी कहता है तो चलो हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो क्यों न हम लोग ऊपर जाकर बात करें। तो वो कहता है कि यहाँ पर खाने को छोड़ दो, पर क्या तुम्हारे पास पीने के लिए कुछ काफी अच्छा है? जॉर्जी कहता है जब हॉस्पिटलिटी की बात आती है तो मर्सेला कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करती। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो चलो ऊपर चलकर टेस्ट करते हैं। अब वो लोग यहाँ से जैसे चले जाते हैं, ब्लेड शांत होते हुए कपकपाते हुए कहता है मैं तो यहाँ पर लगभग मरने ही वाला था। जिसके बाद वो केवल अपनी कैंडल्स को ही देख रहा था, जिसको देखते हुए वो कहता है क्या कर न जाने कितनी टूट गई है। पर तभी पीछे से आवाज आती है। मनी बैग उसे कहता है कि हे राइजिंग स्टार, लगता है कि तुम्हारा बॉस कभी भी कॉम्प्लीमेंट के लिए जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करता। मुझे लगा ही था कि मैं कैरेक्टर को जज करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, और जब तुम एक बार इस जलते हुए स्मेल से थक जाओ तो तुम मेरे पास आकर मेरे साथ काम कर सकते हो। पर ब्लेड उसे मना करते हुए कहता है कि मेरा कहीं और काम करने के बारे में जरा सा भी आइडिया नहीं है, क्योंकि वो लोग मुझे खाने को देते हैं, मुझे पैसे देते हैं और साथ ही मुझे सोने की जगह भी देते हैं। मनी बग हंसते हुए उससे कहता है ऐसा तो हम लोग भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं। साथ ही वो उसकी तरफ एक सिक्का उछालता है और कहता है कि उन कैंडल्स के लिए है। केविन जैसे उसे पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि एक गोल्ड कॉइन है। वो कहता है कि ये तो उन कैंडल्स के लिए बहुत ज्यादा है। तो वो कहता है कि तुम अगर मेरे लिए काम करते हो तो तुम इससे भी काफी ज्यादा और बहुत ज्यादा मिल सकता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने सभी लोगों को लेकर चला जाता है। पर ब्लेड उसको देखते हुए कहता है लगता है कि वो काफी ज्यादा खुश है, क्या सारी चीजें यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से गई हैं। पर तभी जेमिना ब्लेड को आवाज देते हुए उससे कहती है कि जॉर्जी ऊपर तुम्हें बुला रहा है। अब हमें जॉर्जी और ब्लेड को बैठा हुआ दिखाते हैं और सभी लोग उन्हीं को देख रहे थे। और जॉर्जी ब्लेड को एक डैगर देते हुए कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं बाद में तुम्हें ये दूंगा, पर ऐसा लगता है कि जिस तरीके की कंडीशन है मुझे तुम्हें इसे काफी ज्यादा जल्दी देना पड़ा, इसलिए इस चीज को हर समय अपने दिमाग के अंदर बैठा कर रखना। पर जिस तरीके से वो बोल रहा था, ब्लेड रूम के इस एनवायरमेंट को देखते हुए समझ जाता है और वो कहता है कि जिस तरीके से रूम का ये मूड होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जॉर्जी और वन आर्म जैक के बीच की जो कन्वर्सेशन हुई है वो सच में काफी ज्यादा तबाही वाली है। जॉर्जी ब्लेड से आगे कहता है और हाँ, इसके अलावा अब से कैंडल बेचना बंद कर दो। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो फिर मैं क्या करूँ? क्या मैं पैसे लेना चालू करूँ या फिर आसपास के एरिया में पेट्रोलिंग करना चालू करूँ? पर जॉर्जी उससे कहता है कि हम लोगों को ये पता है कि वन आर्म जैक बाहर से लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहा है। असल में वो लोग मर्सनरीज है जो कि पहले नाइट्स हुआ करते थे। ये सुनकर ब्लेड उससे कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो वो उससे कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, बिल्कुल मेरी तरह। ब्लेड आगे कहता है कि वन आर्म जैक के पास कई सारे लोगों की ओवरवेलमिंग नंबर्स हैं, पर उन सब के होने के बाद भी एक फॉर्मल लाइट जो कि जॉर्जी है, उनके लिए इसे निपटना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कभी भी भेड़ों का ये झुंड बुल्फ से आकर कभी भी टक्कर नहीं ले सकते। पर अगर बाहर से सोर्समैन को यहाँ पर लेकर आते हैं जिनका लेवल एक नाइट के बराबर है, तो इसकी वजह से वो बैलेंस काफी ज्यादा बिगड़ सकता है। जॉर्जी आगे कहता है ये ट्रू है कि हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा बड़े डिसएडवांटेज में है, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। ब्लेड ये सुनकर काफी कंफ्यूज था और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपना पहला मिशन देने वाला हूँ। जिसके बाद हमें हार्वन के बारे में कहा जाता है कि जो एक डिसेबल्ड मैन है जिसके हाथ से उसकी उंगलियां गायब है और साथ ही वो
सही से चल भी नहीं सकता, पर फिर भी उसके दिमाग के काफी ज्यादा शांत रहने की वजह से उसने अपने आप को एक लैंग्वेज सिखाई और साथ ही मैथमेटिक्स सीखा, और अब उसी का इस्तेमाल करते हुए वो कैप्टन वॉर्वो के लिए काम करता है। और हेरवन को देखकर ये चीज मैं काफी अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ कि अगर तुम किसी चीज को सीखने में काफी ज्यादा मेहनत करते हो तो वो चीज तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मीठा फल जरूर लेकर आती है। और ये कहते हुए ब्लेड सोर्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था, पर तभी उसे एक आवाज आती है। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है और वो आवाज उससे कहती है कि तुम्हारा ये एंगल काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए तुम्हें अपने एल्बो को जब भी तुम स्विंग करते हो उसको थोड़ा सा और झुकाना चाहिए। इसको सुनकर ब्लेड पूरी तरह चुप हो जाता है और वो कहता है कि डैम इट, फिर से ये आवाज आना चालू हो गई है जैसे ही मैंने तलवार को स्विंग करना चालू किया। जिसके बाद वो इस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि आज से 1 महीने पहले कि जब से मेरे ऊपर वो ब्लैक लाइटनिंग गिरी है उसके बाद से अजीब तरीके की आवाज मुझे सुनाई देना चालू हो गई है, और ये डिमोनिक विस्परर तब चालू हो जाता है जब मैं कोई तलवार उठाता हूँ या फिर कुछ ऐसा ही। इसलिए ब्लेड कहता है कि मुझे कोई तलवार लेने से पहले हॉली वाटर ले लेना चाहिए, पर फिर वो इसे इग्नोर करने के बारे में सोचता है क्योंकि वो जितना इसको रिप्लाई करने की कोशिश करता है वो उतना ही इसके कानों में बार बार गूंजती रहती है। इसलिए वो केवल अपनी ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करने के बारे में कहता है, और वो बहुत ज्यादा फोकस करते हुए कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छा करके दिखाना है। वो केवल एक ही जगह पर अपने माइंड को सेट करता है और साथ ही ताकत को लगाता है। एक काफी ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ स्ट्राइक डाउन लगाता है, पर जैसे ही ये स्ट्राइक जमीन पर लगती है ब्लेड को भी ये चीज समझ में आ जाती है और वो कहता है कि ये चीज पहले से काफी ज्यादा अलग है। पहले मैं केवल अपनी तलवार को घुमाया करता था, पर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये किसी सोड पाथ की तरह है। साथ ही वो परेशान होते हुए कहता है आखिर ये क्या चीज है जिसकी वजह से मेरे दिमाग में ये सब बन रहा है। जिसके बाद हमें दूर अंधेरी रात का एक सीन दिखाते हैं। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही थी और एक आदमी अपनी तलवार से खून को पोंछते हुए कहता है कि तुम कभी भी एक्सपीरियंस को बेवकूफ नहीं बना सकते। सर्दी की हवाएं इतनी ज्यादा ठंडी हैं कि मैं इसे अपनी हड्डी तक महसूस कर सकता हूँ। पर तब उसे पेड़ों के पीछे से एक आदमी के सेंस हो जाता है कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है। इसलिए वो उससे कहता है या तो तुम एक काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो या फिर यहाँ पर तुम्हारे कोई बेवकूफ सा पर्पस है। पर वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आता और वो थोड़े से आगे आने के बाद उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो, पर तुम यहाँ पर बाहर आ सकते हो। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। पर थोड़ी देर तक वहाँ से अभी भी कोई आवाज नहीं आती, पर तभी एक आवाज आती है क्या तुम स्टिंगा हो। वो कहता है कि हाँ मैं ही स्टिंगा हूँ। तो तुम वो हो जिसे लोग ब्लेड कहते हैं। मैंने सुना था कि कम से एक गाइड आने वाला था। तुम्हारे ये भूरे बाल और नीली आंखें, लोग तुम्हें देखकर सोचते हैं कि शायद तुम एक नोबल हो। ब्लेड स्टिंगा को लेटर देते हुए कहता है कि ये लेटर मेरे बॉस ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। स्टिंगा लेटर को पढ़ते हुए कहता है क्या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपोज करने के लिए उसने कई सारे मर्सनरीज को बुलवाया है जो कि बिल्कुल नाइट की तरह है। अच्छा इसी वजह से उसे मेरी मदद की जरूरत है। ब्लेड उससे कहता है तो चलिए मैं आपको गाइड करना चालू करता हूँ। अगर हम लोग अभी जाना चालू करेंगे तो 2 दिन में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। स्टिंगा ब्लेड को देख रहा था, जिसके बाद वो उससे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी को इस तरीके से बेवकूफों की तरह फॉलो करने वाला हूँ। ब्लेड उससे कहता है कि मैं इतना केपेबल तो हूँ कि आपको गाइड कर सकता हूँ। तो वो उससे कहता है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इतने स्मार्ट हो, वरना तुम कभी भी कोई ऐसा बेवकूफों वाला काम नहीं करते। पर ये सुनकर ब्लेड को थोड़ा सा डर सा लगता है और वो स्टिंगा से कहता है भले ही अगर ऐसा भी हो तब भी इस चीज का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता कि मैं रास्ते में जाकर तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर स्टिंगा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ब्लेड उसी को देख रहा था। जिसके बाद वो उसे कहता है इसलिए इस चीज का ख्याल रखना कि तुम मेरे पीछे पीछे अच्छे से आओ। इसके अलावा मैं अपने फर्स्ट मिशन को इस तरीके से खराब भी नहीं करना चाहता। स्टिंगा बुरा सा मुंह बनाते हुए सोचता है कि आखिर ये क्या है। मैंने जानबूझ के अपने आप को इस तरीके से दिखाया था कि जैसे कि मैं काफी ज्यादा डर रहा हूँ, पर इसने तो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और वो ये देखकर समझ जाता है कि आखिर यही वजह है जिसकी वजह से जॉर्जी इसे इतना ज्यादा पसंद करता है। यानी ये लड़का सच में इस चीज के वर्थ इट है। अब वो लोग चलना चालू कर देते हैं और उन्हें चलते हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। वो एक जगह पर केव मिलती है जिसके अंदर आग जलाकर बैठ जाते हैं। ब्लेड स्टिंग को घूर घूर कर देख रहा था। जैसे उसका ध्यान इस चीज के ऊपर जाता है तो वो ब्लेड से पूछता है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? क्या ये तुम्हारा पहली बार है कि तुमने किसी रिटायर्ड नाइट को देखा है? वो कहता है कि इतने करीब से हाँ पहली बार। ये सुनकर स्टिंगा कहता है अच्छा यानी तुम एक कुएं के मेढक हो। ये देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो? तो ये सुनकर वो उससे पूछता है तो आखिर तुम कहाँ से आए हो? स्टिंगा उसे बताता है कि मैं टिकिया से आया हूँ। ये सुनकर वो लंबी सी सांस लेते हुए कहता है तो वो तो एक कुएं से भी ज्यादा बदतर जगह है। ये देख स्टिंगा को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अपने रास्ते को ना भूलो। अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो मैं तुम्हें बीच में से छीड़ दूंगा। पर वो उससे कहता है कि तुम इस तरीके की डरावनी सी बातें करने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि इस तरीके के जोक नाइट लोगों को डराने के लिए करते हैं। पर साथ ही उसने अपने पास से खाने को निकाल लिया था। ये देख स्टिंग खुश होते हुए कहता है कि ये तो बीफ है, क्या तुम इसे मेरे साथ शेयर करने वाले हो? पर वो उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, उसने केवल मेरे लिए पैक किया था।
तो क्या तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ खाने के लिए नहीं है? वो कहता है कि हाँ मेरे पास है, और वो अपने पास है ड्राई बीफ निकाल लेता है। अब ब्लेड अपने बीफ को स्टिक्स में लगाकर पकाना चालू कर देता है, जिसकी स्मेल स्टिंग को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। इसलिए वो उससे कहता है कि हे लड़के, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहते? ये सुनकर वो कहता है कि अचानक से तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो? तो स्टिंग कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ, पर उसके लिए मुझे तुम्हें एक पीस बीफ देना होगा। ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि बार बार आती हो। पर ब्लेड उसको देखते हुए उससे कहता है कि अगर तुम्हें कितने चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझसे सीधे सीधे मांग लो ना। तो ये देख कर स्टिंग उससे कहता है, बच्चे मेरी एक प्राइड है, नाइट कोई भी चीज तभी ले सकते हैं जब वो बदले में किसी को कुछ दे सके। पर ब्लेड कहता है, पर तुम तो रिटायर्ड हो। स्टिंग कहता है, उसके बाद भी मैं अभी तक इस चीज के ऊपर यकीन करता हूँ कि मैं एक नाइट हूँ। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है कि स्टिंग। एज पूछता है तो वो बताता है कि 42। इसके अलावा ब्लेड उससे पूछता है, क्या तुम यहाँ पर ऑरा को भी इस्तेमाल कर सकते हो? ये सुनकर वो उससे कहता है, जरा तुम्हें देखो तो तुम केवल बाहर से ही देखने में मासूम से लगते हो। ज्यादातर नाइट ऑरा को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ऑरा को रियल फाइट के अंदर इस्तेमाल करना ये एक और अलग चीज होती है। पर ब्लेड उससे कहता है, क्या तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नहीं? सीधे सीधे बोलो। ये देखकर वो उससे कहता है कि वेल। जिसके बाद वो उसे यहाँ पर बताना चालू करता है तो ब्लेड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और वो स्टिंग से कहता है कि तुम चाहो तो सारे के सारे ले लो। पर स्टिंग अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है कि एक नाइट केवल तभी कोई चीज ले सकता है जब वो वापस कर सके। पर एक समय ऐसा हुआ करता था जब मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता था, और मैंने कुछ ही दिनों पहले जंक बीफ खाया था, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ब्लेड ये देख कर सरप्राइज होते हुए सोचता है कि सच में मैं आज यहाँ पर सच में देख लूंगा। स्टिंग अपनी तलवार को निकालकर अपने माथे के सामने रख देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ब्लेड उससे पूछता है कि अगर तुमने तुम्हारी आंखें क्यों बंद कर ली? तो वो बताता है कि मुझे इस दुनिया के अंदर से अपनी सोल की गहराई से इसे निकालना पड़ता है, इसलिए बच्चे इसे काफी ज्यादा सावधानी के साथ देखना। ये एक नाइट का एसेंस होता है, और जैसे ही वो अपनी तलवार पर अपने ऑरा को रिलीज करना चालू करता है, वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी लाइट निकलती है, और वहाँ पर पूरे में रोशनी के साथ साथ वहाँ पर ऑरा निकलना चालू हो जाता है। उसकी तलवार पूरी तरह से ऑरा से कवर हो गई थी, जो देखने काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। ब्लेड भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि अब वो लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं। स्टिंग उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बेकार सा महसूस हो रहा है, जैसे कि मैं कोई सुअर हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा होता अगर ये थोड़ा सा सूखा होता तो क्या ये अच्छा होगा कि मैं किसी सुअर की तरह लगूं बिना एक नाइट के? तो वो कहता है कि यहाँ पर मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि आखिर मैं यहाँ पर कैसा दिख रहा हूँ, असल में मैं अपने मूड की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि मेरे एक नाइट की प्राइड है, आखिर मुझे इस होल से जाने की क्या जरूरत है? ब्लेड बताता है, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊँ, पर ये काफी ज्यादा बड़ा सीक्रेट है, इसलिए हम लोग सीधे मेन गेट से अंदर नहीं जा सकते। चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक बात तैयार कर दूंगा। पर जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं तो स्टिंग उससे कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा शांति है, जो कि मुझे परेशान कर रही है। पर वो कहता है कि इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर रात का समय है। पर जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वो कहता है कि सच में ये जगह इतनी ज्यादा शांत रहती है? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी लड़ाई हुई है। और हमें दिखाते हैं कि उन लोगों के सामने यहाँ पर लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी कंडीशन सच में काफी ज्यादा खराब थी। ये देख ब्लेड उससे कहता है कि हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर बैकडोर कहाँ है, जो कि केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ही जानते हैं। स्टिंग उससे कहता है, पर आखिर तुम्हारा क्या होगा? तो वो कहता है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं सीधे मेन गेट से जाऊँ। अभी हम लोगों को यहाँ पर अलग हो जाना ही अच्छा है, जिससे अटेंशन दूर हो जाएगी। तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और ये कहकर वो स्टिंग को वहीं पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, और वो जल्दी से उसी बार के अंदर आ गया था। और वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर भी काफी ज्यादा बड़ी तबाही मची हुई है। जॉर्जी ब्लेड को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, तुमने काफी अच्छा काम किया। बगमनी ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया था, जैसा मुझे उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए था। जिन लोगों ने पैसे लिए हैं वो लोग एक अलग ही लेवल पर है। ब्लेड उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो जॉर्जी उसे बताता है कि मैं यहाँ पर काफी देर से लड़ रहा था, पर मैं एक ऐसे इंसान से लड़ा जो कि एक नाइट के लेवल पर है, जिसकी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई। पर आखिर में मैंने उसे हरा दिया। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो। तो वो कहता है कि हाँ, पर मेन गेट पर उसके लोग थे, जिसकी वजह से मैंने उसे बता दिया कि आखिर बैकडोर कहाँ पर है। वो कुछ ही समय के बाद यहाँ पर आ जाएगा। जॉर्जी उससे कहता है कि ये काफी अच्छा है, तो हम लोग मनी बग के ऊपर कल जाकर अटैक कर सकते हैं, और हम कल ये चीज सारी की सारी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। साथ ही वो ब्लेड से स्टिंग के बारे में भी पूछता है कि आखिर वो कैसा है, क्या वो पूरी तरह से ठीक है? तो वो कहता है कि हाँ, देखने में वो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान लग रहा था। स्टिंग की हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी है। तो जॉर्जी उससे कहता है, क्या उसने अपने वेट को कम कर लिया है? वेल, अगर लंबी जिंदगी जीनी है तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान तो देना ही होगा। पर तभी जैसे ब्लेड उससे कहता है कि हाँ, इसके अलावा वो नाइट की तरह ऑरा भी इस्तेमाल कर सकता है। मुझे पूरी तरह से यकीन है कि कल हम लोग उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार देंगे। पर यह सुनकर जॉर्जी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे कहता है क्या? और तभी स्टिंग भी यहाँ पर आ जाता है। तो ब्लेड कहता है, लगता है कि वो यहाँ पर आ चुका है। जैसे वो अंदर की तरफ आता है तो जॉर्जी उससे कहता
है कि ब्लेड के सच में उसने यहाँ पर ऑरा को इस्तेमाल किया था। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने खुद ने ये देखा था। तो ये सुनकर जॉर्ज घबराते हुए उससे कहता है कि जल्दी मेरे पीछे आ जाओ, क्योंकि स्टिंग एक ऐसा इंसान है जो कि कभी भी ऑरा को इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर ये देख कर ब्लेड बहुत ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। पर तभी वो आदमी जो कि स्टिंग का बहरूपिया बनकर आया था वो कहता है कि तुम तो सच में यहाँ पर काफी ज्यादा दूर आ गए हो, हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, क्यों नहीं जॉर्जी। वो कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। तो जॉर्जी कहता है क्या कहते लंबे समय के बाद तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो उसे बताता है कि कोर्ट गार्डन मर चुका है। ये जानने के बाद जॉर्जी शॉक हो जाता है और वो आगे कहता है कि अभी इस चीज के बारे में अनाउंस नहीं किया गया है क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, पर कुछ ही समय के बाद सभी लोग इसके बारे में जान जाएंगे। और साथ ही वो शराब को भर रहा था, जिसके बाद वो जॉर्जी से कहता है कि उस पिटीफुल काउंट गार्डन के लिए चेयर्स करो। पर ये देखकर जॉर्जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे गाली देते हुए तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और साथ ही वो आगे कहता है कि नए काउंट मॉडर्न सिंह मूड के लिए चेयर्स करो। और ये कहते ही जैसे जॉर्जी उसके ऊपर हिट करता है वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। पर सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि स्टैक जॉर्जी के पीछे आकर खड़ा हो गया था। पर असल में इसका नाम गॉर्डन है और जॉर्जी इसके नाम के साथ उसको गाली देना चालू कर देता है और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर से उन दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर निकलता है। पर जॉर्जी के यहाँ पर घायल होने की वजह से उसकी ताकत यहाँ पर सही से नहीं लग पा रही थी। गॉर्डन उसके ऊपर अटैक करता है और साथ ही जॉर्जी से कहता है कि तुम्हें तुरंत ही लौट जाना चाहिए, ये नए काउंट सिगमुंड का पहला ऑर्डर है। पर सुनकर जॉर्जी कहता है सिगमुंड मेरा लॉर्ड नहीं है। गॉर्डन कहता है कि काउंट ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अपडेटली यहाँ पर वापस आ जाओगे और न ही उसे इस चीज की उम्मीद है कि कभी ऐसा हो। और हमें दिखाते हैं कि उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा ब्रूटल फाइट चलने में लगी हुई थी। ये देखकर ब्लेड वहाँ से मरसला को निकालते हुए कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। पर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो सभी लोग ब्लेड से पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तो ब्लेड उन लोगों से कहता है कि जल्दी से सभी लोग ऊपर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जॉर्जी को तुम सभी की जरूरत है। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले जॉर्जी पीछे से आकर फिकाता है और आकर तेजी से नीचे आकर गिर जाता है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और सभी लोगों के सामने आकर वो जमीन पर गिर गया था। और गॉर्डन उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारी चॉइसेस पहले की तरह काफी ज्यादा नाइव है। जॉर्जी के जमीन पर गिरते ही वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और सभी लोग उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जॉर्जी की हालत नीचे गिरने की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गई थी और गॉर्डन उसे ऊपर से देख रहा था। ब्लेड उसके ऊपर अपने डैगर को फेंक कर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो काफी ज्यादा आसानी के साथ इसे ब्लॉक कर लेता है। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती है, पर गॉर्डन यहाँ पर ब्लेड के ऊपर अटैक नहीं करता और वो तुरंत नीचे की तरफ कूदते हुए फिर से जॉर्जी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये देखकर ब्लेड चिल्लाते हुए उससे कहता है कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। वो उठने की कोशिश कर रहा था, पर तभी गॉर्डन ऊपर से आकर जैसे अपनी ब्लेड का स्ट्राइक लगाता है। ये देखकर जॉर्जी जल्दी से हटते हुए उसे बच जाता है। गॉर्डन उससे कहता है कि अगर उस दिन तुमने उस ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया था। तो वो कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं किसी भी तरीके की किसी कुत्ते की तरह ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता। तो गॉर्डन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तुम एक इंसान नहीं हो, तुम एक नाइट हो। पर अब जॉर्जी के पास उसके कई सारे आदमी थे जो कि यहाँ पर उसके साथ उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखकर गॉर्डन एक लंबी से सांस लेते हुए उससे कहता है कि ये रात काफी लंबी खिंच चुकी है और ये काफी ज्यादा गहरी है, पर अब मैं केवल रेस्ट करना चाहता हूँ। और ये कहते ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और उसके अंदर से एक लाइट निकलना चालू हो जाती है और हमें दिखाती है कि ब्लेड तेजी से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, पर जैसे ही वो उसको देखता है तो वो समझ जाता है कि वो यहाँ पर ऑरा को इस्तेमाल कर रहा है और तभी उसकी तलवार के ऊपर उसका ऑरा भी रिलीज होने चालू हो गया था। ये देखकर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। पर गॉर्डन यहाँ पर ऑरा का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर एक पावरफुल स्ट्राइक्स लगाता है और हमें दिखाते हैं कि इसकी वजह से लाइन से सभी के ऊपर कट्स के निशान लग जाते हैं। यहाँ तक जॉर्जी के ऊपर भी यहाँ पर कट्स के निशान लग गए थे। और तभी गॉर्डन ऑरा का इस्तेमाल करते हुए जैसे सभी के ऊपर स्ट्राइक लगाता है, ये स्ट्राइक काफी ज्यादा आसानी के साथ सभी को यहाँ पर मार देते हैं। इससे निकलने वाली लाइट ब्लेड को थोड़ी देर के लिए चकाचौंध कर देती है और वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। धमाके के शांत हो जाने के बाद वहाँ पर पूरे में धुआं ही धुआं हो गया था। धमाके के शांत हो जाने के बाद वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो गया था। ब्लेड खांसते हुए उठने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ। पर जैसे ही उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है तो वो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि उसके सभी साथी यहाँ पर मारे जा चुके हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और तभी साइड में से गॉर्डन ब्लेड की तरफ चलता हुआ आता है तो वो ये देखता है कि शायद उसे ऐसा लगा था कि यहाँ पर जॉर्जी आ रहा है, पर जैसे ही उसका ध्यान इस चीज के ऊपर जाता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अपने मन में कहता है वो पहले एक ऐसा इंसान था जिसने झोपड़पट्टी के उस लड़के की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पहला जिसको वो लड़का जानता था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो कि इस लड़के ने अपनी जिंदगी में पहली बार कभी देखा था। पर जैसे ही नीले चांद की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उस लड़के की छोटी सी दुनिया छोटी छोटी
छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। ब्लेड काफी गुस्से के साथ तलवार को उठाते हुए गॉर्डन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो अटैक को रोकते हुए उसे कहता है कि रुक जाओ। उसने इस अटैक को काफी ज्यादा आसानी के साथ डॉज कर लिया था, पर वो ये समझ जाता है कि ये शॉर्ट पाथ है। वो कहता है कि ये छोटा सा लड़का शॉर्ट पाथ के बारे में जानता है। गॉर्डन ब्लेड से कहता है कि ये काफी इम्प्रेसिव था, पर वो गुस्से के साथ उसके ऊपर तलवार से अटैक करते हुए कहता है कि मरो। पर तभी उसके पेट पर गॉर्डन एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो उड़ते हुए जाकर पीछे टकराता है और जाकर जमीन पर गिर जाता है। और साथ ही गॉर्डन अपने मन में कहता है कि लगता है कि इसने इसके साथ जन्म लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसके इंस्टेंस ने अपनी बॉडी को खुद से ट्विस्ट कर लिया, जिससे ये मेरे अटैक को डिफ्लेक्ट कर सके। वो आवाज ब्लेड से कहती है कि सांस लो, इस तरीके से तुम नहीं हार सकते। गॉर्डन सोचता है कि इस लड़के को यहाँ पर मार देना अभी पूरी तरह से बेकार होगा, पर अगर मैं अभी इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो बाद में ये आकर मेरे साथ अपनी तलवार को जरूर टकराएगा। पर तभी उसे जॉर्जी की वो बात याद आती है जब वो लोग एक साथ रहा करते थे। वो कहता है कि उन लोगों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है जिन लोगों के अंदर पोटेंशियल होता है। ये सच में काफी ज्यादा अच्छा होता है। गॉर्डन जैसे उसे ये याद आता है, वो यहाँ पर उसे छोड़ते हुए कहता है, ए लड़के जो कि तुम मुझसे अट्रैक्टेड थे, एक नाइट हमेशा फेयर प्राइस ही लेता है। ये सुनकर ब्लेड उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो बताता है कि ना ही मेरा नाम स्टिंगा है और ना ही मैं 42 का हूँ। मैंने तुमसे ज्यादा ले लिया था, इसकी वजह से अब मैं तुम्हें ये वापस कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैं जॉर्जी का सिर अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर इसका फिटिंग प्राइस क्या होगा, पर यहाँ पर मेरे जीतने के राइट की वजह से मैं इसे ले सकता हूँ। इसकी वजह से ब्लेड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ उससे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह सुनकर भी गॉर्डन उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से जाते हुए उससे कहता है, तुम्हारी जिंदगी को यहाँ पर बख्शने के बाद मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पर उस बीफ के अलावा भी कोई और सेकंड प्राइस चाहिए। पर ब्लेड तो काफी ज्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है कि कमीने मैं तुझे मार डालूंगा गॉर्डन, तुम बस वेट करना, मैं आकर तुम्हें मार दूंगा। तो गॉर्डन वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि ये देखेंगे, और हमें ब्लेड की आंखों में गुस्से भरे आंसू दिखाते हैं जो कि चीखते हुए उससे कह रहे थे कि एक दिन वो उसे मार डालेगा। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि मर्सला ब्लेड को लेकर वहाँ से भाग रही थी, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो थोड़े से आगे जाता है। तभी उसका पेट बहुत ज्यादा दर्द करने लग जाता है और वो अपने पैरों पर आ जाता है। पर वही उसे मर्सला की वो बातें याद आ रही थी जहाँ पर वो उसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि उठो। असल में ब्लेड एक कोने में बैठ गया था, क्योंकि यहाँ पर जॉर्जी के मर जाने के बाद उसके पास कोई भी विजन नहीं था कि आखिर आगे उसे क्या करना चाहिए। ब्लेड उठो, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो? पर उसकी आंखों में निराशा के साथ वो वहाँ पर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। इसकी वजह से मर्सला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ब्लेड के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि लड़के अपने आप को संभालो। साथ ही वो उससे आगे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर उन लोगों के अंदर किस तरीके की डिफरेंस होता है जो कि इस टाउन के बीच में रहते हैं और वो लोग जो कि हमारे साथ यहाँ स्लम में रहते हैं? ये अंतर केवल एक अपॉर्चुनिटी का होता है। अगर वो लोग कितनी बार भी फेल हो जाते हैं तब भी उनके पास मौका होता है, क्योंकि वो लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। पर हम लोगों के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक बार भी हार जाते हैं, रिजल्ट केवल एक ही बार का होता है, हम लोग मर जाते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते और यही हम लोगों की किस्मत है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। और इसलिए अपनी जिंदगी में एक बार और ये मिले हुए मौके को इस तरीके से मत छोड़ो। वो चीख के ब्लेड को इस चीज के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों में भी हमें आंसू दिखाते हैं। और ये चीज रियल वर्ल्ड में भी हाई क्लास और लोअर क्लास के लोगों के बीच में होता है। सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। ब्लेड अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ता है। जमीना उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? अगर ऐसा है तो क्या हम लोग धीरे धीरे चले? पर वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, यहाँ पर चीज इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। पर तभी पीछे से बगमनी का एक आदमी उन लोगों को देख लेता है और लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पर हैं। ये देखते ही वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने चालू कर देते हैं और उन लोगों के पीछे तलवार लेकर कई सारे लोग उन लोगों को मारने के लिए पड़ गए थे। ब्लेड आगे भागते हुए कहता है कि उन लोगों ने हमारे नेस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया और भले ही हम लोग छोटे छोटे पक्षी ही क्यों न हो, पर इस समय हमें हमारे पंख फैलाकर आसमान में उड़ना ही होगा जिससे हम लोग बच सके। अब बगमनी के सभी लोग चौराहे पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों उन्हें नहीं दिख रहे थे। वो लोग कहते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ चले गए, पर वो लोग इस रास्ते पे तो नहीं गए हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि वो किसी और गली में भाग गए हो, इसलिए जल्दी से उनका पीछा करो। और उनका बॉस उन लोगों से कहता है कि हर एक गली को ढूंढो, अगर तुम लोग उन्हें ढूंढ लेते हो तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा इनाम दूंगा। मैं उससे उस चीज की कीमत लेना चाहता हूँ कि उसने उस दिन मुझे काफी ज्यादा शर्मसार कर दिया था। बेचारे के दांत टूट गए थे, इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सभी लोग एक दूसरे के साथ जमीना और ब्लेड को ढूंढने के लिए लग गए थे और वो कई सारे ग्रुप में भी बढ़ जाते हैं। और हमें उस ब्लैक स्मिथ के गेट को दिखाते हैं जिसका दरवाजा खुला हुआ था और हमें पता चलता है कि वो दोनों काफी ज्यादा थक गए थे और वो दोनों अपना मुंह बंद करे हुए साथ में अपने हाथ में खंजर लेकर उस दरवाजे के पीछे छुपे हुए थे। ब्लेड काफी
परेशान होते हुए सोचता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो हम लोग यहाँ से कभी भी नहीं भाग पाएंगे। वो जमीना से कहता है कि जैसे सारी चीजें शांत हो जाएंगी तो तुम वापस चले जाना। पर वो ब्लेड से पूछती है पर आखिर तुम्हारा क्या होगा। ब्लेड कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना ही होगा। वो लोग हमारे काफी ज्यादा करीब है, इसलिए हम दोनों को एक साथ यहाँ से भागने की कोशिश करना काफी ज्यादा खतरनाक है। जमीना मना करते हुए उससे कहती कि नहीं, मैं केवल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर वो कहता है कि तुमने मर्सला से ये प्रॉमिस किया था कि तुम केवल मेरी एक अच्छी लोकेशन ढूंढने में मदद करोगी, जिसके बाद तुम वापस चली जाओगी। इसलिए सुबह होने से पहले तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा, यहाँ पर तुम हरवन के पास जा सकती हो। पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं यहाँ से तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली। पर ब्लेड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि सच में तुम कभी भी किसी की बात नहीं सुनती, बेवकूफ लड़की कहीं की। क्या तुम्हें सच में देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ? वो ये सुनकर रोने लग जाती है और अब उसके पास भी यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं रहता। पर तभी पीछे से आवाज आती है कि यहाँ पर कौन है। ये सुनते ही वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे और जल्दी से जमीना साइड में रखे हुए चाकू को उठाकर अपने हाथ में आगे की तरफ कर लेती है। पर वहीं उनके पीछे से चिमने लेते हुए ब्लैक स्मिथ आ जाता है, जो कि उन लोगों को देखकर उनसे कहता है, तो तुम लोग आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिमिनी उससे कहती है कि हे ओल्ड मैन, जरा से भी हिलना मत। ये सुनकर वो उनसे कहता है, क्या ये किस तरीके की बकवास है जो कि तुम मुझसे कर रही हो? यहाँ पर तुम हो जो कि मेरे घर के अंदर घुस आए हो, क्या तुम्हें पता है? पर जेमिनी चिल्लाते हुए उससे कहती है कि मैंने कहा ना कि बिल्कुल भी मत हिलना, वरना सच में मैं तुम्हें यहाँ पर चाकू मार दूंगी। ब्लैक स्मिथ चुपचाप से उन दोनों को देख रहा था, क्योंकि उन दोनों की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। जिसको देखते हुए वो कहता है कि मैं समझ गया कि अगर तुम लोग किस तरीके की सिचुएशन में हो, इसलिए तुम लोग इस हथियार को रख सकते हो। पर जिमिना सोचकर चिल्लाते हुए उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी तलवार चाहिए। ये सुनकर ब्लैक स्मिथ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है क्या? तो वो कहती है कि वो तलवार जो कि तुमने बाहर टांग कर रखी थी सिटी के बाहर, अब जरा सा भी सेफ नहीं है, इसलिए मैं तुमसे कोई भी मजाक नहीं कर रही, जल्दी से वो मुझे दे दो। ब्लेड उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हथियार को नीचे रख दो, पर वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि जल्दी से तलवार लेकर आओ। ये देखकर ब्लैक स्मिथ अपने मन में सोचता है कि बिल्कुल सही, इसी तरीके से स्लम्स काम करते हैं। इस स्लम में रहने वाले लोगों का जो ट्रू कैरेक्टर है, जिससे वो लोग दूसरों लोगों से वो चीज ले सके जिससे वो खुद सर्वाइव कर सके, ऐसा ही होता है। और मैं भी जब छोटा था बिल्कुल इसी तरीके का था, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसकी बारी आ चुकी है। और जमीना की हालत देखकर भी वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। ये देखकर जमीना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आंखों में आंसू लेते हुए ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उस ब्लैक स्मिथ को मारने वाली है। ब्लेड उसको रोकने की कोशिश करता है और ब्लैक स्मिथ ने यहाँ अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। पर तभी उसका चाकू घूमता है और ब्लेड ये देख कर शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जमीना ने अपने बालों को काट कर उसके सामने ऑफर कर दिए थे। ये देख कर ब्लैक स्मिथ भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो उससे रोते हुए कहती है कि भले ही ये चीज अभी इतनी काफी ना हो, पर मैं ये कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें बाद में ये सब का सब लौटा दूंगी, जितना भी यहाँ पर होगा। इसलिए प्लीज वो तलवार ब्लेड को दे दो। ब्लैक स्मिथ ब्लेड से पूछता है कि तुम ये सब छोड़कर यहाँ से जा रहे हो? वो उससे कहता है कि हाँ, और वो ये जानकर अपने मन में कहता है कि एक चीज जो कि मैं अपनी सारी जिंदगी में जिसका सपना देखा करता था, वो ये छोटा सा लड़का आज अचीव करने वाला है, यानी यहाँ से बाहर निकलना। पर अभी तक इसने अपने पंखों को सही से नहीं फैलाया है। इसलिए वो परेशान होते हुए कहता है कि सच में तुम बच्चों ने मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और वो उन लोगों से कहता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। अब हमें एक कैरेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर भाई ब्लैक स्मिथ जमीना के साथ कई सारा कचरा लेकर वहाँ से जा रहा था, जिसके अंदर असल में यहाँ पर ब्लेड छुपा हुआ है। वो कहती है कि यहाँ पर काफी ज्यादा बदबू आ रही है, तो ब्लैक स्मिथ उससे कहता है कि बस पुश करते रहो, हमें इसी रास्ते पर जाना है। पर तभी वहाँ पर खड़े हुए गार्ड उससे कहते हैं कि हे बूढ़े आदमी। इसकी वजह से वो परेशान हो जाता है और वो लोग आगे कहते हैं, आखिर तुम इतने अंधेरे में कहाँ पर जा रहे हो? ब्लैक स्मिथ ये देख कर परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर ये कमीने यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। वो आदमी ब्लैक स्मिथ से कहता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर कचरा फेंकने के लिए जा रहे हो? तो वो ब्लैक स्मिथ चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम कमीनों ने सारे के सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं तुम्हारी बेवकूफ लड़ाई की वजह से, तो आखिर आप इसके अलावा मैं कब जा सकता हूँ? कचरे की वजह से मेरा घर पूरे से भर गया था, तो बताओ आखिर मैं इसके अलावा अब कहाँ पर जा सकता हूँ? वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी सच में काफी ज्यादा चिल्लाने वाली है। पर तभी वो इस चीज के ऊपर भी नोटिस करता है कि आखिर उसके साथ एक कोई लड़का है। इसलिए वो ब्लैक स्मिथ से कहता है कि आखिर ये कौन है? मुझे तो लगा था कि तुम अकेले काम करते हो। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया था, क्योंकि मैं अकेला काम करता हूँ, इसलिए मैंने इसे थोड़े से ब्रेड दिए हैं और अपने लिए मैं काम करवा रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या तुम पीछे से आकर कैरेज में धक्का दोगे? वो आदमी कहता है कि
तुम्हारा ठीक है क्योंकि तुम यहाँ पर एक अकेले ब्लैक स्मिथ हो, पर मुझे इसका चेक करना होगा कि आखिर ये लड़का कौन है। तो उसकी हुडी में अपनी तलवार को फंसाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, अगर तुम किसी चीज को कटता हुआ नहीं देखना चाहते तो। ये कहने के बाद वो अपनी तलवार से उसकी हुडी को चीर देता है, जिसकी वजह से उसका सिर बाहर आ जाता है। ब्लैक स्मिथ थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया था, शायद इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो लोग पकड़ाने वाले हों। पर यहाँ पर जिमीना के बाल कट जाने की वजह से वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कोई लड़का हो। ये देखकर वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ब्लैक स्मिथ उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर कौन को देख रहे थे? क्या जॉर्जी का वो भूरे वाला लड़का? हम लोग खुद भी उसकी बॉडी को नहीं ढूंढ पाए हैं। जिसके बाद ब्लैक स्मिथ वहाँ से जाने के बारे में पूछता है तो वो आदमी कहता है कि अब एक चीज और है जो कि हम लोगों को चेक करना बाकी है। और वो अपने एक साथी से कहता है कि इस बैगेज को चेक करो, यानी कैरेज को, क्योंकि असल में ब्लेड यहीं पर छुपा हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर ये देखकर ब्लैक स्मिथ थोड़ा सा परेशान होते हुए सोचता है कि हम लोगों को कहीं पर और जाना चाहिए था। नहीं, इसके अलावा कोई और जगह नहीं हो सकती जहाँ से वो यहाँ से निकल सकता है। वो लड़का उस सामान को देखता है, पर तभी उसका ध्यान जमीना के ऊपर जाता है और वो तुरंत ही पहचान लेता है कि आखिर ये कौन है। पर फिर भी वो यहाँ पर शांत रहता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझसे नफरत मत करना, क्योंकि ये मेरा काम है। और वो अपने भाले को लेकर सामान के अंदर धंसा देता है। इसकी वजह से वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, पर उस लड़के ने जानबूझकर अपने भाले को साइड में मारा था, जिसकी वजह से उसे समझ में आ गया था कि शायद अंदर कुछ हो सकता है। साथ ही वो आगे कहता है कि मैंने ये सुना है कि हार्विन ने नदी के अंदर बोट को उतार दिया है। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज थे और वो आगे कहता है और सभी लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा कौन बेवकूफ हो सकता है जिसकी वजह से उसने ऐसा किया हो। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा कर रखना। और ये कहकर वो उन लोगों से कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ब्लैक स्मिथ को समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर उसने क्या किया है, पर वो लड़का उससे कहता है कि वो 40 सिल्वर कॉइन्स जो कि तुमने मेरे भाई के ऊपर उधार करे थे, उसकी पेमेंट अब यहाँ पर पूरी हो चुकी है। ब्लेड को समझ में आ गया था कि उसे पता है कि वो अंदर है, इसलिए वो उसका शुक्रिया करता है कि उसने यहाँ पर उन लोगों को यहाँ से चले जाने दिया। अब वो लोग कचरा फेंकने की जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर ब्लैक स्मिथ कहता है कि आखिरकार ये वही जगह है जहाँ से कचरा बाहर की तरफ जाता है। जमीना रोते हुए कहती है कि ठीक है, गुड बाय ब्लेड, तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहकर वो सारा का सारा कचरा वहाँ से नीचे की तरफ फेंक देते हैं। हमें ब्लेड को दिखाते हैं कि ब्लेड कचरे में से निकलते हुए धीरे धीरे करके बाहर आ रहा था और उसे बाहर जाता हुआ देखकर ब्लैक स्मिथ अपने मन में कहता है कि उस लड़के ने अपने हाथ में एक तारे को पकड़ा हुआ है, कुछ ऐसा जो कि एक बूढ़े इंसान ने अपने सपनों से बनाया था, और एक छोटी सी लड़की के आंसुओं से ये भरा हुआ है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि ब्लेड आग जलाकर बैठा हुआ था और वो तलवार को हाथ में रखे हुए उससे कहता है, यार उस आवाज से क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उससे आवाज आती है, हम इसे सिस्टम कह सकते हैं। तो वो सिस्टम कहता है कि हाँ। वो पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? सिस्टम कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर मैं कौन हूँ। ब्लेड कहता है कि तुम तलवार के बारे में बहुत कुछ कहा करते हो, पर तुम्हें तुम्हारे बारे में खुद ही नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो। अब सिस्टम के पास इस चीज का कोई भी जवाब नहीं था। ब्लेड उससे कहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि यही काफी अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारे मेमोरीज को लौटाने में तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझे तलवार समझने में। और मुझे इस चीज की जरा से ही परवाह नहीं है, भले ही तुम कोई एक डेविल ही क्यों ना हो। मैं बस अब यहाँ पर केवल एक ही चीज है जिससे सच में काफी ज्यादा डरता हूँ और कुछ नहीं। सिस्टम कहता है कि ठीक है, यानी मैं तुम्हारी मदद करूंगा मेरी सोच को समझने में। जिसके बाद हमें कुछ हफ्तों के बाद का एक मिलिट्री का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वो लोग डीमन आर्मी से लड़ने के लिए आए हुए थे। पर बाइजेट फैमिली का सेकंड सन जो कि यहाँ पर उनके साथ आया हुआ था, वो सिचुएशन को चेक करते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है, इसका नाम जोसेफ है। पर तभी उसका नाइट वहाँ पर आते हुए उसे बताता है कि वो यहाँ पर आ चुका है, इसका नाम जागीर है। जागीर जोसेफ से कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज आपको काफी परेशान कर रही है, क्या आपको किसी चीज की चिंता हो रही है? जोसेफ उससे कहता है कि हाँ, इसी वजह से, क्योंकि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान है। जागीर कहता है कि मॉन्स्टर्स को मारने का काम काफी ज्यादा आराम से चल रहा है और जितनी भी कैजुअलिटीज हुई हैं वो सभी केवल मर्सनरीज हैं। जोसेफ कहता है, जो लोग यहाँ से भाग गए हैं क्या उन लोगों को गुमशुदा लोग नहीं कहा जा सकते? और यहाँ से अभी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ से भाग चुके हैं, जिसकी वजह से आउटकम काफी ज्यादा बेकार है। ऐसा लगता है कि इसकी वजह से सभी लोग मेरे कमांड की एबिलिटी के ऊपर डाउट करने वाले हैं। मेरे फादर और जितने वेसल्स है वो लोग वैसे ही मेरे ऊपर काफी ज्यादा डाउट करते हैं। और इस सब के अलावा मेरा बड़ा भाई जो कि मेरी दूसरी माँ से है, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो ये तो एक काफी ज्यादा बड़ी तबाही होगी। अगर मैं कैसे भी कर नेक्स्ट काउंटर नहीं बनता तो ये चीज तो ऑब्वियस है कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ क्या करेगा। द बाइजेट फैमिली मिलिट्रिकली काफी ज्यादा ग्लोरीफाइड है। हिस्ट्री इस चीज को साबित करती है। मेरे पिता और उनसे खून से रिलेटेड स्टेप ब्रदर, जब से वो लोग एक दूसरे को दबाकर इस पोजीशन को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मेरे पास पर्याप्त सोर्समैन नहीं है। पर जिगर, तुम्हें इस चीज में काउंट नहीं किया जा सकता। जिगर कहता है कि यंग मास्टर, इस सब के अलावा कुछ और है जो कि मैं आपको यहाँ पर
परफॉर्म करने के लिए आया था। वो कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है कि मुझे बताओ। जगर कहता है कि यहाँ पे एक काफी ज्यादा सस्पिशियस सोल्जर है। ये सुनकर वो कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो मेरे भाई का भेजा हुआ कोई स्पाई है? जगर कहता है कि नहीं, वो इस तरीके से सस्पिशियस नहीं है। आप खुद ये समझ जाएंगे जब आप जाकर उसे खुद देखेंगे। जिसके बाद हमें गॉब्लिन्स के शरीर दिखाते हैं जिनके ऊपर बहुत ब्रूटली कट्स बने हुए थे। ये देखकर जो से बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मुंह को कवर कर लेता है और कहता है कि ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। ये जरूर एक ऐसे बच्चे का काम है जिसने अभी अभी अपनी तलवार को उठाना चालू किया है। जगर उसे कहता है कि इसके अलावा और भी हैं जिनको आपको देखना चाहिए। जोसेफ सबको देखना चालू करता है और कहता है कि इनकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी है। पर वो ये चीज देखता है कि सभी एक ही जैसे घाव बने हुए हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है उसे इस चीज के ऊपर अंदाजा होता है और जैसे उसके मन में ये चीज ट्रिगर होती है वो काफी ज्यादा शॉक होते हुए जिगर से कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि ये सारा का सारा किया धरा एक ही लड़के का है। ये सारा का सारा। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स थे जिनको इस तरीके से मारकर हाथ से वहाँ पर टांग दिया गया था। जो यहाँ पर आपके सामने है उसे कल मारकर यहाँ पर टांगा गया है। इसके अलावा जो शुरुआत में आपने देखा था वो यहाँ पर 1 महीने पहले आया था। ये सुनकर जोसेफ काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि नामुमकिन, बस केवल 1 महीने के अंदर इतने सबको मार दिया गया। इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए जिगर से पूछता है कि आखिर वो कौन है। दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कई सारे मर्सनरीज गॉब्लिन को बहुत ब्रूटली मारते जा रहे थे और वहाँ पर उन सभी के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस बैटल चल रही थी। एक आदमी गॉब्लिन को मारकर खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार अब मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर अंत होने वाला है। इसलिए वो सभी से कहता है तो चलो ठीक है, अब हम चलकर आराम करते हैं। पर तभी सभी के सभी बहुत ज्यादा परेशान, उनके चेहरे पर डर दिखने लगा था। और हमें दिखाते हैं क्योंकि उस आदमी के पीछे एक ऑर्क था जो कि अपने बड़े से हथियार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और जैसे ये अटैक होता है बेचारा यहाँ पर कुचला जाता है। वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और ये देखना सच में काफी ज्यादा ब्रूटल था। वो लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और जैसे ही वो ऑर्क उन लोगों के ऊपर चिल्लाता है उन लोगों के वैसे ही फटकर चौसठ हो जाती है। वो सभी पीछे की तरफ हटने लग जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और काफी ज्यादा गुस्से के साथ सभी को यहाँ पे बहुत ब्रूटली मारता जा रहा था। वो लोग ये देखकर हैरान होते हुए कहते कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। आखिर ये एक यहाँ पर कहाँ से आ गया? इसने हमारे 5 ग्रुप्स को बहुत ब्रूटली मार दिया है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से पीछे भागना होगा। पर उनका जो बॉस था उनको वहाँ से भागता हुआ देख उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार दो। वो लोग वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर नहीं पता था कि यहाँ पर कोई हॉक गॉब्लिन भी है। अगर तुम्हारी यही रिक्वेस्ट है तो तुम्हें और भी ज्यादा एक्सपेंसिव मर्सनरीज को यहाँ पर बुलाना चाहिए था। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम खुद जाकर उससे लड़ो। वो आदमी थोड़ा सा परेशान होते हुए उन लोगों को गाली देता है और जैसे अपनी तलवार निकालता है पर तभी उसके सामने एक आदमी गिरता है और उसे जैसे हॉक गॉब्लिन दिखता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि मैं इससे नहीं लड़ सकता। पर तभी हमें किसी के आगे बढ़ते हुए के कदम दिखाते हैं और वो सभी के बीच में से चलते हुए आगे आ जाता है। वो लोग देखते हुए कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये कौन है और हमें इसका नाम रहमान बताते हैं। और हमें पता चलता है कि ब्लेड असल में यहाँ पर अपनी फेक आइडेंटिटी बनाकर इन लोगों के साथ मर्सनरी का काम करना चालू कर चुका है। ब्लेड आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहता है कि इसे मैं संभाल लूंगा। पर यहाँ पर सभी लोग उसे रहमान के नाम से जानते हैं पर इसका रियल नेम ब्लेड है तो मैं इसको ब्लेड ही बोलूंगा। हॉक गॉब्लिन ब्लेड को आगे बढ़ता हुआ देख लेता है और जैसे ही ब्लेड उसके ऊपर अपनी तलवार से स्ट्राइक लगाता है इसकी वजह से उसके साइड पर एक काफी ज्यादा गहरा घाव हो गया था क्योंकि ब्लेड ने काफी ज्यादा स्मूथली उसको कट किया था। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और रहमान उससे कहता है कि ये काफी ज्यादा हल्का कट है। पर तभी उसका सिस्टम उससे बचने के बारे में कहता है क्योंकि हॉक गॉब्लिन उसके ऊपर अटैक करने वाला था। उसे समझ में आ जाता है पर वो थोड़ा सा परेशान होते हुए काफी ज्यादा करीब से उस अटैक को डॉज कर लेता है। ब्लेड अपने आप को संभालते हुए कहता है कि डैम इट, मैं इस बार भी फेल हो गया। सिस्टम कहता है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जब मैंने तुमसे कहा है कि आगे उसे ऐसा करना है। सिस्टम कहता है कि तुम एक काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ हो कि तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, ये बताने के बाद भी कि आखिर तुम्हें कैसा करना है। वो सोचता है अगर ऐसा होता तो मैं एक जीनियस नहीं होता कि केवल बताने के बाद मैं इसे कर पाता तो। इसलिए वो अपने सिस्टम से कहता है कि मैं यहाँ पर एक लंबा सा रास्ता लेने वाला हूँ। जैसे वो हॉक गॉब्लिन काफी ज्यादा करीब आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए अपने बड़े से हथियार के साथ ब्लेड के ऊपर अटैक करता है पर ब्लेड नीचे की तरफ झुकते हुए उसे डॉज कर लेता है और जैसे ही वो फिर से अटैक करता है तो उसे भी डॉज कर लेता है। वो सभी अटैक्स को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डॉज कर रहा था जिसकी वजह से हॉक गॉब्लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। इसलिए वो काफी ज्यादा बेजर्क होते हुए अपने हथियार से एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है। इसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और पूरे में धुआं धुआं हो गया था। हॉक गॉब्लिन को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने यहाँ पर ब्लेड को मार दिया है
पर जैसे ही वो वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका तो हुआ था, पर वहाँ पर ब्लेड नहीं था और वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए हल्के से ऑरा को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि इस बार मैं डेफिनेटली इसके गले को काट दूंगा। हॉबगॉब्लिन भी इस प्रेशर को समझ जाता है कि काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से वो डरते हुए जैसे पीछे की तरफ देखता है, पर तभी ब्लेड अपनी तलवार के साथ उसके गले को यहाँ पर काट देता है। और दूसरी तरफ जिगर जोसेफ को बताता है कि वो द प्रेइंग रहमान है। वो ब्लेड के बारे में जानते ही जिगर से कहता है कि जल्दी से जल्दी उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चालू करो। साथ ही वो आगे सोचता है कि इस चीज का जरा सा भी सेंस नहीं बनता, ये सच में काफी ज्यादा स्पूकी स्विंग्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लड़का एक ही महीने के अंदर पाथ और सोर्ड के ऊपर चलना चालू कर दे, पर अगर ऐसा है तो वो सच में काफी ज्यादा बड़ा जीनियस है। अब सभी उन्हें जितने भी गॉब्लिन्स मारे थे उन सभी की काउंटिंग कर रहे थे, पर वो कहते कि सभी की सभी कचरा है। मैंने ऐसा सोचा था कि अगर यहाँ पर हॉबगॉब्लिन मरा है तो जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ कमाल का होगा, पर तभी गोटे नाम का एक लड़का ब्लेड के पास बॉस कहते हुए कहता है कि सच में आपने वहाँ पे काफी ज्यादा कमाल का काम किया। ब्लेड उससे फालतू की बातें करने के बजाय उसने जितने भी किल्स करे हैं उन सभी को लोड करने के बारे में कहता है। तो वो कहता है कि मैं पहले ही ऐसा कर चुका हूँ और आखिर ऐसा कौन हो सकता है कि जो कि आपने किया हो उस सबको टच करने की हिम्मत करे। साथ ही गोटे आगे कहता है कि सबके अलावा हमारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, तो आखिर आपको इसके अलावा कुछ और करना है। मेरा मतलब यहाँ पे कोई और काम है जो कि आप मेरे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप और मेरे ब्रेन के साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं। पर वो उसे कहता है कि मैं किसी भी फ्रॉड के साथ काम करने में जरा सा भी यकीन नहीं रखता। ये सुनकर गोटे को बुरा लग जाता है और वो उसे कहता है कि एक मर्सनरी की तरह तुम हमेशा यहाँ पर काम नहीं कर सकते। मैं काफी अच्छे तरीके से लोगों को जानता हूँ जो कि और भी काफी अच्छे तरीके से लड़ाई करते हैं। वो यहाँ पर ब्लेड को डराने की कोशिश कर रहा था, पर ब्लेड उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि लोग फालतू की बकवास करने की वजह से मारे जाते हैं। साथ ही वो आगे कहता है कि ये केवल एक सजेशन है और तुम इसे एक वार्निंग की तरह समझ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर डरा रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी सकता हूँ। गोटे इसकी वजह से काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि मैं तो बस ये कह रहा था कि आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। ये तो एक शर्म की बात है कि जब आप इतने ज्यादा अच्छे हो तो आप केवल एक ही जगह से क्यों कमाओ। तो ब्लेड उसे बकवास करने का बंद करने का कहता है और साथ ही कहता है कि अपने साफ सफाई करने पर ध्यान दो और अगर ऐसा नहीं चाहते तो अपने सिर को गुड बाय बोल दो। गोटे डरता हुआ जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है कि ठीक है, मैं भी जाकर सारा काम करता हूँ। और ब्लेड अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका कुछ करना होगा, वरना ये इसी तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश करता रहेगा। जिसके बाद वो सभी को वहाँ पर छोड़कर जंगल में अकेला जाने लग जाता है और सभी लोग ब्लेड को वहाँ से जाता हुआ देखकर कहते हैं क्या वो फिर से जंगल में प्रेयर करने के लिए जा रहा है। तो उसके साथ ही कहता है कि हाँ वो सच में काफी ज्यादा कॉन्स्टेंट है। सभी लोग ब्लेड को दूर से प्रेयर करता हुआ देख रहे थे। वो कहते कि ये देखने में सच में काफी ज्यादा कूल है, ऐसा तो नहीं कि असल में ये कोई नोबल हो, पर वो कहते हैं कि इसको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि इसने हमारी तरह किसी सेम क्लास के अंदर जन्म लिया हो। पर ब्लेड ये सब सुन रहा था। वो अपने मन में कहता है कि सच में इस तरीके से करना बंद करो। मुझे लगता है कि मुझे उसका सर इस तरीके से केवल एक ही स्ट्राइक के अंदर नहीं काटना था। उसे भी इस सब की वजह से काफी गुस्सा आ रहा था। सिस्टम कहता है कि बेवकूफ, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये प्रिंसिपल वन हिट वन किल, ये सारे के सारे एलिमेंट को सरप्राइज करने के लिए एक झूठ है। ब्लेड कहता है पर आगे सबका मतलब भी क्या है। सिस्टम कहता है कि तुम्हें पता है ना कि जब भी तुम इस तरह की किसी अपोनेंट के सामने अपनी तलवार को उठाते हो तो तुम्हें वुश करते हुए जाना चाहिए, उसके बाद वन। ये सुनकर वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है क्या मुझे ये समझ में आ भी रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो। सिस्टम कहता है कि आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा। मैंने कहा है कि पहले तुम्हें वन जाना है और उसके बाद वुश। ये सुनकर सच में ब्लेड का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है क्या वन और वुश। उसे सब के बारे में जरा सा भी समझ में नहीं आ रहा था, पर जिस तरीके से वो प्रेयर कर रहा था सभी लोग उसके साथ पीठ पीछे प्रेयर करने में लगे हुए थे। जिसके बाद हमें कैंप का सीन दिखाते हैं कि वो लोग खाना खा रहे थे। पर ये देखकर ब्लेड उन लोगों से कहता है कि आगे ये किस चीज का मीट है। तो वो कहते हैं कि कैसे पता, पर ये फ्री है तो आगे इस चीज की कौन चिंता करता है। गोटे कहता है ऐसी जगह ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होती है कि वहाँ पर एम्प्लॉयज को खाना भी दिया जाए, पर वो लोग कहते हैं और ये तो बेजर्ट फैमिली है। तो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ मुझे पता है कि ये थोड़ा सा खारा है, पर ये कुछ न होने से तो काफी अच्छा है। ब्लेड वहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि तुम लोग इसे एंजॉय करो। गोटे उससे पूछता है कि आप फिर से प्रीस्ट से मिलने के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी प्रेयर करना चालू कर देना चाहिए। पर उसके साथ वहाँ पर बैठे हुए लोग उसे कहते हैं पर तुम कभी भी उसकी जैसे नहीं बन सकते। जिसके बाद हमें प्रीस्ट का कैंप दिखाते हैं जहाँ पर फादर ब्लेड का स्वागत करते हुए उससे अंदर आने का कहते हैं। इसका नाम फादर एंड्रेस है। ब्लेड उससे पूछता है कि आपको रात में नींद अच्छी आई थी। वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल हमेशा की तरह। साथ ही एंड्रेस ब्लेड से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम रात को भी प्रेयर करते हो, इसकी वजह से तुम्हें सच में काफी ज्यादा ठंड लगती होगी। तो वो उसे कहता है आखिर मुझे ठंड कैसे लग सकती है जब मेरे अंदर एम्बर ऑफ गॉड है। पर साथ हमें पता चलता है कि असल वो प्रेयर नहीं प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। ये सुनकर एंड्रेस हंसते हुए कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा किसी प्रीस्ट की तरह लगते हो। तभी उन लोगों के खाने का समय हो जाता है तो प्रीस्ट ब्लेड से भी उन लोगों को ज्वाइन करने के बारे में कहता है। ब्लेड इस सब के लिए मना करता है पर प्रीस्ट उसकी नहीं सुनता और वो लोग बैठ कर वहाँ पर प्रेयर करना चालू कर देते हैं। पर एंड्रेस ब्लेड को देखते हुए कहता है कि सच में काफी ज्यादा ऑनेस्ट बिलीवर
है। इस तरीके की बेकार सी जगह पर भी जहाँ पर कुछ भी ढंग से नहीं मिलता, पर इसने कभी भी अपने फेथ को नहीं खोया है। मुझे छोटे से बच्चे को लीड करने की जरूरत है जिसके हाथ हमेशा इस लड़ाई के अंदर खून से भरे हुए रहते हैं। और ब्लेड खाने को देखकर कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा अच्छा खाना है, तो इसे कहते हैं कि सही खाना। साथ ही एंड्रेस उससे कई सारी बातें करते हुए उसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर क्या क्या काम किए हैं, और ऐसा लगता है कि सर जोसेफ को भी इस सब के बारे में पता चल चुका है। सर जिगर आज से 2 दिन पहले मेरे पास तुम्हारे बारे में पूछते हुए आए थे। ब्लेड उससे कहता है अच्छा फिर आगे क्या हुआ? तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है। मैंने कहा मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम आगे कैसे बढ़ते हो। ये देख कर ब्लेड काफी ज्यादा परेशान और शौक सा हो जाता है। साथ ही वो ब्लेड को ये भी बताता है कि जो कि बेरजेट फैमिली है वो नॉर्थ की नई नई बनी फैमिली है। इसकी वजह से तुम जितने भी ज्यादा एफर्ट डालोगे उसके अंदर काम करने से ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा, और मुझे पता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। इसकी वजह से उसकी ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से हो सकती थी। जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो प्रेयर का पोज लेकर अपने सिस्टम में बात करने के लिए आ गया था, और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं काफी ज्यादा कॉशियस हो गया था। तो उसका सिस्टम उससे कहता है पर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तुम मेरी सोर्समैनशिप तभी सीख सकते हो जब तुम रियल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करो। शायद अभी सबसे बड़ा इश्यू तो यही है कि तुम प्रीस्ट के काफी ज्यादा करीब हो। वो कहता है मुझे इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। सिस्टम कहता है अच्छा यानी अब आखिरकार तुम्हें ऐसा लगने लगा होगा कि मैं कोई इविल बीन नहीं हूँ। तो उसे प्रीस्ट की वो कई सारी बातें याद आती है जहाँ पर उसने बताया था कि अगर कोई के अंदर सच में इतनी ज्यादा रेपुटेशन है और उसके अंदर की ग्रेट डिवाइन पावर्स है तो वो वर्शिप के गॉड को टाइटल को ऑब्टेन कर सकता है। पर वो अपने सिस्टम से कहता है कि सबको छोड़ो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए। सिस्टम कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है, इसलिए वो तुम्हारी फेक आइडेंटिटी को भी सच मान चुके हैं क्योंकि तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छे स्किल्स है। ब्लेड कहता है पर कुछ ही समय के बाद उन्हें ये पता चल ही जाएगा कि मैंने एक मर्सनरी को मारा है जो कि यहाँ से चुरा कर कुछ भाग रहा था। उसके बाद केवल मेरे ऊपर फेक आइडेंटिटी का ही केस नहीं लगेगा बल्कि मर्डरर का भी लगेगा।